गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष मतलब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे, विस्तार के बारे में जानेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, कितने ज़िले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने इधर उत्तर प्रदेश का जो मैप है, नक्शा है, वो बनाया हुआ है और उसमें ज़िलों को दर्शाया हुआ है। ठीक है, इधर कुछ खास बिंदु लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का जो मैप है, मैप के अंतर्गत चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि मैप से यदि आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर भूलने के चांस बहुत कम रहते हैं। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमको जो भी पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है और जितना पढ़ सकते हैं, मैप के जरिए पढ़ेंगे। आई बात समझ में? आइए हमारे साथ देखते हैं। मैंने, जैसे आपको पता होगा, 4 दिशाएं होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब जैसे ये उत्तर प्रदेश का जो मैप बना हुआ है देखो इधर, जैसे ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया बेटा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। जैसे इसमें यदि हम बनाते हैं तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये आपका पूरब पश्चिम हो गया। वही चीज़ से मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 240 किलोमीटर है। कितनी? 240 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की 650 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर। क्लियर? अब हम उत्तर प्रदेश के मैप में ही, अब हम उत्तर प्रदेश के मैप में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है और पश्चिमी जिला कौन सा है। आइए देखते हैं। ये देखो बेटा, इसमें मैंने लिखा नहीं, ये आपका हो जाएगा शामली। शामली फिर लिखा है इधर, देखिए पश्चिमी जिला। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है कौन है? शामली है। दक्षिणी कौन है? सोनभद्र है। दक्षिणी सोनभद्र है। पूर्वी कौन है? बलिया है। और उत्तरी कौन है? सहारनपुर है। बात समझ में आई? आपके समझ में आई बात? जो उत्तरी जिला है सहारनपुर है, दक्षिणी सोनभद्र है, पूर्वी बलिया है, पश्चिमी शामली है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा जिला कौन सा है। मैं तो लखीमपुर जिले से आता हूँ, आपका सबका अपना अलग अलग जिला होगा। ठीक है, मैं इस लखीमपुर से आता हूँ। आई बात समझ में? और सबसे पहले हम देखते हैं कि इधर नेपाल पड़ता है उत्तर साइड में। अब नेपाल जो है, उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा के साथ साझा करते हैं? आइए देखते हैं। देखो, नंबर 1 पीलीभीत, नंबर 2 लखीमपुर खीरी, नंबर 3 बहराइच, नंबर 3 श्रावस्ती, नंबर 4 सिद्धार्थनगर, नंबर 5 बलरामपुर, नंबर 6 महाराजगंज। फिर से पढ़िए। नंबर 1 पीलीभीत, नंबर 2 लखीमपुर, नंबर 3 बहराइच, नंबर 4 श्रावस्ती, नंबर 5 सिद्धार्थनगर, नंबर 6 बलरामपुर, नंबर 7 महाराजगंज। 7 जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7। उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने एक सर्किल बनाया हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। मैंने एक सर्किल बनाया हुआ है और क्या लिखा हुआ है? गंडक परियोजना से लाभान्वित राज्य। गंडक परियोजना जो है, जो गंडक परियोजना है, मूलतः कहाँ की है? नेपाल की है। और उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है।
कौन कौन राज्य इससे लाभान्वित होते हैं? गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। उसके बाद आगे चलते हैं। उत्तरी जिला बलिया हो गया, सोनभद्र हो गया। अब बात ये आ जाती, जो सोनभद्र है, हमारा जिला जो सोनभद्र है, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? देखो, इधर बिहार हो गया, बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3 और मध्य प्रदेश 4। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन? सोनभद्र जिला, जो सबसे दक्षिणी जिला है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब आपने ये देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ से सोनभद्र की सीमा से और राजस्थान की सीमा तक मध्य प्रदेश है। अब देखा होगा आपने जिला ललितपुर, जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है, वो उत्तर से, पूरब से और दक्षिण से, 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? किस प्रदेश से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, आपको भूलना नहीं है। उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, आगरा, दूसरा मथुरा। आगरा और मथुरा। क्लियर? अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे भी सर्किल बनाया हुआ है, लिखा है एनसीआर का क्षेत्र। एनसीआर का क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र। कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के इसके अंतर्गत आते हैं? देखो इधर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। 1 2 3 4 5 6, 6 जिले उत्तर प्रदेश के एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। फिर ई क्षेत्र किसका है? हरियाणा। ई जो एरिया है हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। अब देखिए, मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ आपके इतना समझ में आया होगा, ठीक है? और इतना यदि आपके समझ में आया है तो फिर आगे हम लोग कुछ और बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। आगे किन बिंदुओं पे बात करेंगे? जैसे यहाँ गोरखपुर दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। अगर आपसे सवाल किया जाए कि गोरखपुर में सवाल आपसे किया जाए कि सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है, तो गोरखपुर में कई बार सवाल पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है गोरखपुर, जहाँ कितनी वर्षा होती है? 184 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, यानी सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ? गोरखपुर में। अगर गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है तो फिर न्यूनतम कहाँ होती है? मथुरा में, 54.4 सेंटीमीटर की वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। ये 2 आंकड़े क्लियर हो गए जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अब हम, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर साक्षरता में उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता सबसे अधिक है। तो फिर सबसे कम कहाँ की है? अगर गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा है साक्षरता, तो कम कहाँ की है? कम श्रावस्ती की है। अगला देखिए आप, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिला, जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है। तो फिर छोटा कौन है? छोटा है संत रविदास नगर, भदोही। उसके बाद मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर और क्षेत्रफल में छोटा आपका संत रविदास नगर यानी भदोही। उसके बाद गाजियाबाद। अच्छा, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़े जो जिले हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। और जनसंख्या में न्यूनतम जिला कौन सा है? महोबा, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। ये न्यूनतम में आ गए हैं। फिर अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा मतलब जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपका गाजियाबाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
गाजियाबाद आ जाए। हाँ, 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक किसने कहाँ की है? तो आपकी गौतम बुद्ध नगर की। लिंगानुपात सबसे कम है कहाँ का? गाजियाबाद का। तो फिर सबसे ज़्यादा कहाँ का है? जौनपुर का 1024 और यहाँ का 851। फिर नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक, नगरीय जनसंख्या में सबसे ज़्यादा आबादी किस जिले में है? गाजियाबाद में। तो फिर न्यूनतम कहाँ है? श्रावस्ती में। अगर यही प्रतिशत में देखा जाए तब भी गाजियाबाद में सर्वाधिक है, न्यूनतम श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग कहाँ रहते हैं? सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग कहाँ रहते हैं? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। अब इसको हम लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद हम लोग कुछ मैंने बिंदु लिखे हुए हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। आइए इधर देखिए, मैं इधर आपको नहीं दिख रहा हूँगा और मैं बोल रहा हूँ, आप देखिएगा। भारतीय मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की स्थित 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल सबको पता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रदेश का नामकरण कब से क्या रखा गया। 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 से आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, 1937 से संयुक्त प्रांत, 26 जनवरी 1950 से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया बेटा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जाना जाता था। प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी हमारी क्या थी? 1836 से आगरा थी, 1858 से इलाहाबाद थी, 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से और 1935 से लखनऊ पूरी तरीके से या पूर्णतः। आगे देखिए, न्यायिक राजधानी हमारी क्या है? इलाहाबाद या प्रयागराज, नाम चेंज हो गया है, पता है आपको। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956, यही हमारा स्थापना दिवस है। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को पृथक करके कौन सा राज्य बना था? उत्तराखंड बना था। आगे देखिए, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा हमारी 2 हैं, ठीक है। 1947 से हिंदी प्रथम, 1989 से उर्दू सेकेंड। राजकीय पशु हमारा कौन सा है? बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी हमारा कौन सा है? सारस या क्राउच। राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़। राजकीय पुष्प प्लास कब घोषित किया गया था? 4 जनवरी 2011 से घोषित। राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, और राष्ट्रीय खेल भी है। विधानमंडल हमारा कैसा है? द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में हुआ था। राजकीय चिन्ह हमारा क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में। अब राजकीय चिन्ह के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे देखिए, इधर आपने देखा होगा जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसमें कुछ, उसका जो नक्शा है वो कुछ ऐसे है, और इधर जो बेटा मछलियाँ बनी हुई हैं, ऐसे करके मछलियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पे ऐसे करके तीर धनुष बना हुआ है, ऐसे तो है। तो आप ये जो मछलियाँ हैं ये क्या दर्शाती हैं? ये मछलियाँ मुस्लिम शासकों का प्रतीक हैं। मछलियाँ मुस्लिम शासकों का प्रतीक हैं। तीर धनुष श्री राम जी का प्रतीक हैं। और आपने ये जो धाराएं देखी होंगी, ये करके ऐसे जो बनी हुई हैं चित्र में, गंगा यमुना और सरस्वती के बहाव का प्रतीक हैं ये धाराएं। 1 2 3, ये तीनों धाराएं। इतना समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं वो भी देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 75 ज़िले हैं, 3 बड़े मंडल, कानपुर जिसमें 6 ज़िले हैं, लखनऊ इसमें भी 6 ज़िले हैं, मेरठ इसमें भी 6 ज़िले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मंडल है वो कौन सा है? वो कानपुर है। नवनिर्मित यानी 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत मेरी बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए इससे ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ। दूसरा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बातें क्या करना चाहता हूँ? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ, हमारे यहाँ यानी उड़ान डिफेंस एकेडमी संसारपुर में 10 फरवरी 2023 से एसएससी जीडी, अग्निवीर, यूपी, पी कांस्टेबल और पेट यानी लेखपाल की जो कक्षाएं हैं, बैच स्टार्ट हो गए हैं। यदि आप लोग अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो देर मत करिएगा। बैच स्टार्ट हो गया है और कोचिंग पे जाइए, अपना एडमिशन ले लीजिए, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करिए। जब आप अभी से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, ठीक है, तब आपको कम से कम 5 या 6 महीना मिल जाएंगे तैयारी करने के। और जब आप लगातार मेहनत से, ईमानदारी के साथ 5 या 6 महीना तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। वैसे होता क्या है, जब नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, 1 महीने या 1.5 महीने के लिए कोचिंग पे भीड़ लग जाती है। उसी में आप जो है 1-1.5 महीना तैयारी करके नौकरी लेना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। अगर वाकई में आप सीरियस हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, ठीक है, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप कोचिंग पे आइए, ठीक है, एडमिशन लीजिए, विधिवत पढ़ाई करिए, सारे क्लास अटेंड करिए, जो टीचर्स बताते हैं उसके मुताबिक पढ़ाई करिए। सिलेक्शन आपका निश्चित है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। बाकी जो इसके बाद अगला पार्ट होगा उस पर आगे बात की जाएगी, आगे पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।